अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द रियल टॉक चैनल में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे। AI असल में एक सिस्टम है जो डाटा कलेक्ट करता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है, डिसीजंस ऑटोमेट करता है और कभी कभी ऑटोनोमस यानी बिना ह्यूमन कंट्रोल के भी वर्क परफॉर्म करता है। AI अब लगभग हर फील्ड में यूज हो रहा है, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और कॉमर्स एंड फाइनेंस तक। पे ग्लोबल डिबेट्स देखते हैं कि अभी जो AI एथिक्स की बात हो रही है दुनिया में, वो ज्यादा वेस्ट यानी कि अमेरिका और यूरोप डोमिनेट कर रहा है। मतलब उनके रूल्स और वैल्यूज ज्यादा फोकस में हैं। लेकिन यहाँ इस्लाम और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्स की भी जरूरत है ताकि बैलेंस बने। और आज इस वीडियो का मकसद आप सबको ये अवेयरनेस देना है कि AI के फील्ड में हमें नो डाउट इस्लामिक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे रिलेटेड हम सबको इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स के बारे में समझना भी चाहिए और ग्लोबल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन जैसे इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, वैसे ही इसके साथ जुड़े हुए रिस्क भी बहुत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक चीज जो कंप्यूटर से बाहर ही नहीं आ सकती उससे भला कैसा रिस्क। लेकिन रुकिए जरा, जितना सिंपल आप इसे सोचते हैं उतना सिंपल ये है नहीं। चले एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। फर्ज के तौर पर अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई करीबी, कोई दोस्त बाहर के मुल्क है और आप उससे राब्ता करना चाहते हैं तो आपके और उसके दरमियान सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ऑफ कोर्स इट इज योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर। इसी तरह घर बैठे बैठे भूख लगी है, एक कॉल करेंगे तो खाना घर तक आ जाएगा। ये सब का सब कुछ आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। ये आप ही के मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप्स हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी इतनी आसान बना रखी है और जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो AI भी इसी मोबाइल के अंदर मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज जो आपको आपके डिवाइसेस के अंदर रहते हुए इतने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है तो उससे रिलेटेड कोई रिस्क आखिर कैसे नहीं हो सकता? आगे इसके रिस्क को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन की। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्या मतलब? अगर AI को बायस्ड डाटा दिया जाता है तो वो ऑफ कोर्स अनफेयर डिसीजंस लेगा। समझते हैं एक मिसाल से, जैसे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो और आपको जॉब हायरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है और आपके किसी क्लाइंट ने AI को बायस्ड डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब जॉब हायरिंग सिस्टम जो मोस्टली मेन को प्रेफर करे और वुमेन को रिजेक्ट कर दे सिर्फ इसलिए कि ट्रेनिंग डाटा बायस्ड था। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है प्राइवेसी लॉस। जी हाँ, AI एप्स हमारी पर्सनल इन्फो कलेक्ट करती हैं। शायद आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया हमारी हर बात सेव करती है, लेकिन रिस्क कभी यहाँ पे खत्म नहीं हुए, यहाँ से तो रिस्क शुरू होते हैं। भाई अगर प्राइवेसी ही खत्म कर दी जाए तो पीछे आखिर बचता ही क्या है? एनीवेज, नंबर 3 पे आता है अकाउंटेबिलिटी। इस सब का जिम्मेदार कौन? अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई गलती कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब यहाँ पे वो सब स्टूडेंट्स हाजिर हों जो अपनी असाइनमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने रिसर्च वर्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन उसका नतीजा तो आपको क्लास में अगले ही दिन भुगतने को मिल जाएगा। लेकिन यही गलती अगर लॉन्ग टर्म हो जाए जिसका कोई खमियाजा ही ना हो, उस गलती का क्या? मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार अगर एक्सीडेंट कर दे तो ब्लेम कंपनी पे जाएगा, ड्राइवर पे जाएगा या मशीन पे जाएगा। इसके सिवा खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई जानी नुकसान हो गया तो। और फिर बारी आती है हमारे दरमियान ऑलरेडी मौजूद इतने बड़े मसले की, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये वही बात है जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाना।
अनएम्प्लॉयमेंट के पहले से ढेर लगे हैं, टैलेंट ज्यादा और इनकम कई गुना कम है उससे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन्स इंसान की जॉब्स ले सकती हैं। एक मिसाल से समझते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में रोबोट्स वर्कर्स की जगह काम करने लगे तो ये सिचुएशन का तो पता नहीं आगे क्या ही होने वाला। लेकिन खैर, एक और बहुत बड़ा रिस्क जो कि पावर कंसंट्रेशन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बड़ी बड़ी कंपनीज एआई का कंट्रोल रखती हैं और ज्यादा पैसा और पावर उनके पास चली जाती है। एआई से जुड़े हुए ये सारे रिस्क वो हैं जिनको इग्नोर किया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। अब इस तो हम जानते हैं कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स का यूज करके एआई एथिक्स कैसे समझे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, क्योंकि एआई के एथिकल इश्यूज का जवाब सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी दिया जा सकता है। तो जब एआई का जवाब कुरान और हदीस में डायरेक्टली नहीं मिलता, क्योंकि एआई एक नया इशू है, तो स्कॉलर्स कुछ रीजनिंग मेथड्स यूज करते हैं जिनको उसूल फिक्ह कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह अगर हमें हमारे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली कुरान और हदीस में नहीं मिलता तो उनका सॉल्यूशन हासिल करने के लिए उसूल फिक्ह का रोल सामने आता है। आइए अब इसके रीजनिंग मेथड्स को यूज करके हम अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो रीजनिंग मेथड आता है वो है कियास, मींस एनालॉजी। इसका मतलब ये है कि हम अपने नए मसले को पुराने से कंपेयर करें जिसका जवाब कुरान और हदीस में डायरेक्टली गिवन है। अगर एक मिसाल देकर आपको समझाऊं तो कुरान में शराब हराम है क्योंकि वो नशा कराती है। इसी एनालॉजी से ड्रग्स भी हराम है क्योंकि वो भी नशा करवाती हैं। लेकिन आज इतनी मॉडर्न ड्रग्स आ चुकी हैं कि जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर कोई भी ड्रग या कोई और चीज जो आपको बदहवास कर दे वो हराम है। अब देखते हैं कि इस रीजन के तहत एआई के बारे में हमारे लिए क्या हुक्म आता है। तो अगर कोई एआई इंसान की प्राइवेसी तोड़ रहा है तो उसे कंपेयर करेंगे उन चीजों से जो इस्लाम में पहले से मना है। ऑफ कोर्स किसी की प्राइवेसी के अंदर घुसना ये इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो इतने पर्सनल मैटर की भी इतनी प्यारी गाइडेंस मिलती है कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। सो यस, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घरेलू मामलात, आपके पर्सनल मामलात जिसको आप शेयर करना नहीं चाहते और ना ही ये चाहते हैं कि ये आपके सिवा किसी और को पता चले, में इंटरप्ट करेगा या उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स इट इज हराम। अब नंबर सेकंड रीजनिंग मेथड हम देखते हैं जिससे कहा जाता है इस्तेहसान, मींस ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस। इस्तेहसान को अगर मैं आसान वर्ड्स में समझाऊं तो कभी कभी स्ट्रिक्ट रूल्स के बजाय एक बेहतरीन सॉल्यूशन अडॉप्ट कर। आइए इसे भी एक मिसाल से समझते हैं कि अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को बचाने के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल रूल तोड़ दे तो वो एथिकल है क्योंकि पेशेंट की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक इस्तेहसान का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस्तेहसान की रूह से हम एआई का जवाब ढूंढते हैं इस्लाम में। तो अगर एक एआई सिस्टम स्ट्रिक्ट डेटा रूल्स को तोड़कर किसी की जान बचाता है तो ऑफ कोर्स वो एथिकल होगा। नंबर 3 पर हम देखते हैं इस्तिस्हाब को, मींस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आसान अल्फाज में जब तक कोई प्रोमिनेंट प्रूफ ना मिल जाए पहले का स्टेटस कंटिन्यू रहता है। जैसे अगर किसी चीज के हलाल या हराम होने का पता नहीं है तो असल हुक्म हलाल पे कायम रहेगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिल जाए। अब इस्तिस्हाब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में किस तरह से गाइड कर सकता है, वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल समझा जाए जब तक कोई नुकसानदेही साबित ना हो। तो अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिर्फ बेनिफिट दे रहा है और उसका कोई नुकसान अभी तक प्रूफ नहीं है तो वो हलाल होगा। फिर बात करते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग की जो है मसलाहा, मींस पब्लिक वेलफेयर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि जो चीज पब्लिक के लिए फायदेमंद हो वो पसंद की जाती है। अब यहाँ तक पहुँचकर 1 मिनट के लिए तो ये रियलाइज होता है कि
इस्लाम कितना खूबसूरत दिन है जहाँ पर पर्सनल मैटर्स, पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल लॉस से लेकर पब्लिक वेलफेयर तक बात की जाती है। छोटी सी मिसाल से इसे मजीद क्लियर करते हैं कि वैक्सीनेशन का कुरान में जिक्र नहीं आता, लेकिन वो हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एथिकल है। अब मसलाहा से हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब कैसे ले सकते हैं कि हेल्थ केयर AI जो लोगों की जान बचाता है वो मसलाहा के जरिए अलाउड होगी, हलाल होगी। नंबर 5 पे हम देखते हैं सादल धरा मीन्स प्रिवेंटिंग हार्म, यानी किसी ऐसी चीज को रोकना जो बुरा रिजल्ट ला सकती हो। इसकी मिसाल ऐसे है कि जिना के दरवाजे बंद करने के लिए इस्लाम ने हिजाब और मॉडेस्टी को प्रमोट किया है। तो सादल धरा AI के केस में हमें इस तरह से हेल्प आउट करता है कि अगर AI मिस यूज होकर जुल्म करने लगे तो उसके मिस यूज के रास्ते बंद किए जाएंगे। सो यस, अगर ये मिस यूज होकर लोगों पर जुल्म करने लगे तो ये हराम है। अब लास्ट में हम एक और मेथड देखते हैं, उर्फ मीन्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इस्लाम हमें अपने स्ट्रिक्ट हार्ड टू फॉलो रूल्स नहीं देता, बल्कि लोकल कल्चर और सोसाइटी के कस्टम्स को भी कंसीडर करता है। आइए समझते हैं एक मिसाल से। कपड़ों का स्टाइल हर जगह डिफरेंट होता है। इस्लाम ने मॉडेस्टी का प्रिंसिपल दिया है, लेकिन हर मॉडेस्ट लोकल और ट्रेडिशनल ड्रेस को एक्सेप्ट करता है। और उर्फ की रूह से हम AI के बारे में ये जानते हैं कि हर कल्चर के हिसाब से AI का एथिकल यूज डिफाइन किया जा सकता है। तो ये थे वो सारे इस्लामिक रूल्स जिनकी रूह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि AI हमारे लिए हलाल है या हराम है। एंड यस, AI का यूज ही ये डिफाइन करता है कि आइदर वो हलाल होना चाहिए या हराम होना चाहिए। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल है, फायदे भी हैं और रिस्क भी हैं। वेस्ट अपने एंगल से डिबेट कर रहा है, लेकिन इस्लाम के पास अपने एथिक्स फ्रेमवर्क्स हैं जो कुरान, हदीस और फिक के प्रिंसिपल से बनते हैं। इन प्रिंसिपल्स को यूज करके AI के मिसाइल का सॉल्यूशन दिया जा सकता है और ये दुनिया की कंपैरेटिव एथिक्स डिबेट में एक यूनिक और टाइमली कंट्रीब्यूशन है। तो इस्लाम हमें AI एथिक्स में एक बैलेंस्ड और यूनिक कंट्रीब्यूशन देता है, जिसमें फायदा भी काउंट होता है और ड्यूटी भी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।